हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के आईआईटी सेंटर पर। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट बुक को हम कवर करने वाले हैं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो बुक का नाम क्या है? समकालीन विश्व में राजनीति। जो कंटेम्परेरी वर्ड है, वर्ड पॉलिटिक्स है, उसको हम जानेंगे। उसके 2, 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा संभावना है। उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको, जैसे maastricht संधि और यूरोपीय मुद्रा यूरो का विरोध करने वाले या इसको अस्वीकार करने वाले कौन से देश रहे? तो maastricht संधि क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। maastricht संधि का मतलब क्या है? जो 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए या यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए की गई, उसी को maastricht संधि कहा गया। लेकिन इस संधि को नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों ने इसको अस्वीकार किया या इसको स्वीकारा नहीं। तो इसको अस्वीकार किसने किया? डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देशों ने। अगला क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब राष्ट्र पे मंडरा रहे खतरों से निपटने के लिए हर देश कई ना कई हथकंडे अपनाते हैं या कई ना कई नीतियां अपनाते हैं। उन नीतियों में शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण जो है तत्व है। शक्ति संतुलन होता क्या है? एक देश विश्व एक देश को ये पता होता है कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है। एक देश अपने प्रतिद्वंदी देशों से अधिक, जो एक देश होगा, एक देश को पता है कि उसका प्रतिद्वंदी देश कौन सा है। तो एक देश क्या करता है? अपने प्रतिद्वंदी देशों से ज्यादा अपनी आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने को जोर देता है। तो उसी हम क्या कहते हैं? शक्ति संतुलन। एक बार और बता देता हूं, शक्ति संतुलन क्या होता है आसान शब्दों में? एक देश अपने प्रतिद्वंदी देशों से अपनी सैन्य शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी कूटनीतिक शक्ति और अपनी तकनीकी शक्ति को बढ़ाने पर जोर देता है, या शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने की कोशिश करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन। आगे देखते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसके साथ ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो हमें पता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ। 65 में युद्ध हुआ। 67 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने क्या किया? एक समझौता किया जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। ताशकंद समझौता का मतलब ये था कि दोनों पक्ष बातचीत से अपने मुद्दों को सुलझाएंगे, एक दूसरे पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसके साथ ये समझौता हुआ? अयूब खान, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के किन्हीं 3 मापदंडों का उल्लेख करिए। तो देखिए, सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद, क्योंकि सुरक्षा परिषद बाकी अंगों को नियंत्रण करता है, बाकी अंगों को कंट्रोल करता है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी 2 सदस्य होते हैं। जो स्थायी हैं उनको वीटो पावर मिली है, जो अस्थायी हैं उनको वीटो पावर नहीं मिली है। स्थायी 5 हैं और अस्थायी 10 हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी को सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त करनी है किसी देश को, तो कौन कौन से मापदंड हैं? तो मापदंड कई हैं। सबसे पहला मापदंड ये है कि वो एक ऐसा देश हो जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो, यानी एक बड़ी जनसंख्या का क्या करता हो? प्रतिनिधित्व करता हो। बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, विश्व की बड़ी जनसंख्या वाला देश हो। पहली चीज ये है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान देता हो, लोकतंत्र पर विश्वास करता हो, लोकतंत्र को मानता हो, मानव अधिकार
का उल्लंघन ना करता हो, मानवाधिकार का सम्मान करता हो, तो ऐसे देश ही सुरक्षा परिषद के सदस्यता बनने की क्या रखते हैं, काबिलियत रखते हैं या मापदंडों को पूरा करते हैं, जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान, नियमित योगदान देते हैं, जो विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक महत्व भी बढ़ता है, तो आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली हो, सैन्य रूप से भी शक्तिशाली हो, लोकतंत्र पर विश्वास इनका हो और जनसंख्या के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। आगे देखते हैं। ये सिर्फ कीवर्ड हैं, आप लोगों को ये कीवर्ड्स की तरह हम समझ रहे हैं, बाकी प्रॉपर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। भारत व पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के उपाय बताइए। हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो तनाव से भरे रहते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण तनाव है वो क्या है, कश्मीर मुद्दा है, और दूसरा कौन सा है, आतंकवाद। अगर कश्मीर मुद्दे पर दोनों के बीच में बातचीत बन जाए, कश्मीर मुद्दा सॉल्व हो जाए और आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान कम करे, तो हो सकता है हमारे संबंधों में कुछ हद तक सुधार हो जाए। तो ये दो सुधार के तरीके हो गए। अंतरराष्ट्रीय संगठन के दो लाभ बताइए। अंतरराष्ट्रीय संगठन के दो लाभ, तो यहाँ पर कौन से दो चीजें हैं, एक हो गया कश्मीर मुद्दा और दूसरा हो गया आतंकवादी गतिविधियों पर रोक। तो इसको आप अच्छे से डिफाइन कर कर लिख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन के दो लाभ बताइए। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों होना चाहिए? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध व शांति जैसे विषयों पर, शांति पर क्या निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। अहम भूमिका, ये हमारा हेडिंग हो गया कि युद्ध और शांति जैसे मुद्दों पर ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, विश्व के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको कोई एक देश, जिनका एक देश द्वारा क्या नहीं होता, समाधान नहीं हो सकता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों का होना जरूरी है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं विश्व में जिनका समाधान किसी एक देश द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है। क्लियर है? आगे देखते हैं। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध वह अवस्था है जिसमें हमने देखा था कि दो महाशक्तियों के बीच में वैचारिक मतभेद, वैचारिक युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर क्या नहीं कर रहे थे, हमला नहीं कर रहे थे। ये विचारधाराओं का युद्ध है, एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद। तो शीत युद्ध क्या था? कम शब्दों में कहा जाए तो वो अवस्था जिसमें वैचारिक युद्ध लड़ा, जिसमें वैचारिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो रहा, दो खेमों में विश्व बट गया, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो ये शीत युद्ध का दौर कब से कब तक रहा? 1945 से लेकर 1991 तक, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला देखते हैं, मार्शल योजना के मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। अब मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना। क्योंकि हमने देखा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप था, क्योंकि यूरोप मुख्य अखाड़ा बना दूसरे विश्व युद्ध का, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो होता है कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए वैसे तो कई चीजों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन उसमें मार्शल योजना ने एक अहम भूमिका निभाई। मार्शल, अमेरिका के राष्ट्रपति मार्शल ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्होंने उनको पैकेज दिया ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सके। वो इसलिए किया क्योंकि इन देशों ने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया था, और इसके साथ ही साथ इन्हीं देशों ने यूरोपीय संघ जैसे, जो यूरोपीय संघ हम लोग पढ़ रहे हैं, यूरोपीय संघ जैसे
संगठनों का भी क्या किया, आगे चलकर निर्माण किया। यूरोपीय समुदाय बन चुके थे और 1992 में आते-आते यूरोपीय संघ बने। तो मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त मदद की उनकी, और इसी योजना को क्या कहा गया? मार्शल योजना कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मास्ट्रिच संधि से आप क्या समझते हैं? मास्ट्रिच संधि क्या थी? मास्ट्रिच संधि से अभिप्राय उस संधि का है जो 1992 में यूरोपीय संघ के लिए की गई। किसके लिए की गई? यूरोपीय संघ के लिए। यानी यूरोपीय संघ की स्थापना या गठन में मास्ट्रिच संधि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये मास्ट्रिच संधि में क्या हुआ कि जो 3 समुदाय थे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय ऊर्जा और जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय रहा जिसका गठन सबसे पहले हुआ, फिर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, और यूरोपीय तीसरा समुदाय कौन सा रहा? यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। इन तीनों समुदायों को क्या कर दिया गया? एक गठित एक एक में कर दिया गया और इसे नाम क्या दिया गया? यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ क्या है? अगर यूरोपीय संघ की डेफिनेशन कहें तो यूरोपीय संघ क्या है? 27 देशों का, यूरोप के 27 देशों का एक आर्थिक राजनीतिक मंच है जिनके बीच में आपसी प्रशासकीय साझेदारी होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ के गठन में कौन सी संधि ने अहम भूमिका निभाई? मास्ट्रिच संधि ने अहम भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। आसियान शैली से आप क्या समझते हैं? आसियान शैली, आसियान जैसे आसियान शब्द आता है, हमें कहां पे आ जाना है? दक्षिण पूर्व एशिया में। कहां पर? दक्षिण पूर्व एशिया। अब दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों ने जो अपने पुरानी दुश्मनियों को, पुराने मतभेदों को, विवादों को क्या किया? सुलझाया सूझबूझ के तरीके से, और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को, इस क्षेत्र की पूरा अर्थव्यवस्था बदल दी। यानी ये क्षेत्र जो शीत युद्ध के दौरान बहुत पीछे हुआ करता था, इन देशों के आपसी सहयोग ने इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाकर छोड़ा, या इसकी अर्थव्यवस्था की काया पलट हो गई और विश्व में इसने खूब नाम कमाया, खूब वाहवाही हुई। क्यों वाहवाही हुई? क्योंकि आसियान के 10 देशों ने अपनी पुरानी दुश्मनियों को भुला दिया, अपने पुराने मतभेदों को भुला दिया और आपसी विश्वास को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से आसियान का ये जो इलाका रहा, दक्षिण पूर्व एशिया, जो कभी पिछड़ा हुआ करता था, जो कभी यहाँ पर अस्थिरता फैली थी, वो चीजें खत्म हुई और तेजी से अर्थव्यवस्था एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, और दक्षिण एशिया और यूरोप के देशों से इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, और इसके लिए इन्होंने कई समुदाय बनाए जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो आसियान शैली क्या है? आसियान के काम करने का तरीका, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के काम करने का जो ये तरीका रहा, इस तरीके ने विश्व में खूब वाहवाही कमाई, खूब यश बटोरा, और इसी को क्या कहा गया? आसियान शैली। शैली मीन्स तरीका। आगे, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? अब सुरक्षा क्या होती है? देखिए, सुरक्षा, जहां पे भी सुरक्षा शब्द आएगा वहां पे हमें खतरों का याद रखना होगा। तो उन गंभीर खतरों से आजादी जिससे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचे, उसी को हम क्या कहते हैं? सुरक्षा। अब ये केंद्रीय मूल्य क्या होते हैं? यानी सुरक्षा का वर्ड आम भाषा में नहीं कह सकते। जब भी सुरक्षा की बात होगी एक देश के लिए, तो वहां पर केंद्रीय मूल्यों को रखा जाएगा। और केंद्रीय मूल्य क्या है? एक देश की स्वतंत्रता। जब किसी देश की स्वतंत्रता पर आंच आती है, किसी देश की अखंडता पर आंच आती है, तो वो उसके लिए सुरक्षा की बात हो जाती है। स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता, ये किसी भी देश के केंद्रीय मूल्य हैं। तो सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा का तात्पर्य उन गंभीर खतरों से आजादी जिनसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों को क्या पहुंचता हो? नुकसान पहुंचता हो, उनसे आजादी। उनसे आजादी कब मिलेगी? जब एक देश ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे कि वो उन खतरों से निपट सके, और उसके लिए कई नीतियां होती हैं। और सुरक्षा की कई धारणाएं हैं जिसको हमने पढ़ा था, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम समझेंगे। आगे, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के किस ढांचे में सुधार को लेकर मांग तेज हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिहाज से, कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अब देखते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ रहा, इसमें जो ढांचा है वो 6 है, यानी इसके 6 अंग हैं।
अब 6 अंगों में सबसे ज्यादा जो सुधार की मांग हो रही है वो किसमें हो रही है? सुरक्षा परिषद में। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करने वाली एक संस्था है। साथ ही साथ सामाजिक प्रगति, आर्थिक प्रगति पर भी ध्यान देती है। विश्व में कहीं किसी भी प्रकार का युद्ध को रोकना हो तो शांति वहाँ पर शांति स्थापित करानी हो तो इसकी एक अहम भूमिका होती है। लेकिन ये भूमिका वो तभी निभा पाएगा जब ये एक प्रभावशाली संगठन होगा, सक्षम होगा, शक्तिशाली होगा। अगर ये शक्तिशाली ही नहीं होगा तो कहाँ से वो युद्ध रोक पाएगा? जैसे कि आज के समय में हम देख सकते हैं, इज़राइल, ईरान, अमेरिका या इससे पहले रूस और यूक्रेन, ये युद्ध हो रहे हैं और इन युद्धों को रोकने में ये कहीं न कहीं पूरी तरह विफल रहा है। ये युद्ध नहीं रोक पा रहा है। तो ये सुधार की मांग ये हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें सुधार होना चाहिए और साथ ही साथ इसके अन्य अंगों में भी सुधार होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि इस संगठन को एक प्रभावशाली, शक्तिशाली और सक्षम, सशक्त संगठन बनाया जा सके। तो भूमिका के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद यानी 1991 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कई ढांचों में सुधार को लेकर मांग तेज हो रही है। अब क्या-क्या मांग तेज हो रही है? क्यों मांग तेज हो रही है? ताकि इसको प्रभावशाली, शक्तिशाली और सक्षम या सशक्त संगठन बनाया जा सके। तो पहली मांग किस क्षेत्र में? सुरक्षा परिषद के में सुधार। किसमें सुधार? सुरक्षा परिषद में सुधार। अब सुरक्षा परिषद में किस क्षेत्र में सुधार? इसके सदस्यों में। तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, ये मांग हो रही है। इसके पीछे दलील क्या दी गई कि 1965 में इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ी, जबकि स्थायी सदस्यों की संख्या जस की तस बनी रही। इस तरह से सुरक्षा परिषद के में सुधार होना चाहिए, इसके सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। दूसरा सुधार क्या कहा गया? दूसरे सुधार की बात ये हुई कि दक्षिण जो है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, यानी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के भी कई देश हैं जो क्या कर सकते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इनको भी नुमाइंदगी करने का मौका मिलना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि इस बदलते हुए विश्व को देखते हुए सबको वो प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, सिर्फ 5 देशों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलना चाहिए। कहा जा रहा है कि एशिया के भी कई ऐसे देश हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी ताकतवर हैं। जैसे हम दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत को वो स्थान मिलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में। ऐसे हम देखेंगे अफ्रीका में तो दक्षिण अफ्रीका एक अहम भूमिका निभा सकता है, ब्राज़ील एक अहम भूमिका निभा सकता है और भी बहुत सारे देश हैं, जो बदलते हुए विश्व में कहीं न कहीं तकनीकी रूप से सक्षम हैं। इसलिए उन्हें क्या मिलनी चाहिए? नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये हो रही है। और किस क्षेत्र में सुधार को लेकर मांग हो रही है? तो और भी जैसे कि इसकी कुछ एजेंसियां हैं, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ। इन एजेंसियों का जो कार्यकाल है वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये काम करें, इसको भी लेकर मांग तेज हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किन ढांचों में सुधार को लेकर मांग तेज हो रही है? शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कई ऐसे जो है क्षेत्र हैं जिनमें सुधार को लेकर मांग तेज हो रही है। मांग क्या हो रही है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो किसको मिलनी चाहिए सदस्यता? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनको भी क्या मिलनी चाहिए? स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये मांग हो रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने एजेंडे में बदलाव करना चाहिए, यानी उसका एजेंडा बदलना चाहिए। एजेंडे में क्या रखना चाहिए? विकास।
यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, तब शांति और सुरक्षा स्वयं स्थापित हो जाएगी। यदि विकास को प्राथमिकता दिया जाएगा तो शांति और सुरक्षा स्थापित हो जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने एजेंडे में क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। ILO, WHO जैसे जो इसकी एजेंसियां हैं उसको भी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता हो उसके काम में, ये सारी मांग हो रही हैं। तो आगे देखते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्लब ऑफ रोम क्या था? इसने किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की? तो देखिए, क्लब ऑफ रोम ये जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है। जो देखिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को विश्व राजनीति में क्यों लाया गया? जबकि यहाँ तो वैश्विक मुद्दों पर बात होती है, तो पर्यावरण कौन सा वैश्विक मुद्दा हो गया? लेकिन नहीं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन एक वैश्विक मुद्दा है। अगर विश्व भर में प्राकृतिक संसाधन का दोहन हुआ, प्राकृतिक संसाधन खत्म होते गए, तो आने वाले समय में इसको लेकर भी युद्ध हो सकता है। इसको लेकर भी कई तरह की अस्थिरता पूरे विश्व में फैल सकती है। तो क्लब ऑफ रोम क्या था? तो वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले विद्वानों का एक समूह था, जिसको क्या नाम दिया गया? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम क्या था? वैश्विक मामलों से सरोकार मतलब जुड़े हुए, रखने वाले विद्वानों का एक समूह था, जिसे कहा गया क्लब ऑफ रोम। इसने एक पुस्तक प्रकाशित करी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। तो इसने एक पुस्तक प्रकाशित की और इन्होंने चिंता जताई कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन का क्या होगा? विनाश होगा। प्राकृतिक संसाधन का विनाश होगा, इसलिए हमें लिमिट में रहकर क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। क्योंकि जो है लिमिट में रहकर विकास होगा तो ही सही है, नहीं तो प्राकृतिक संसाधन का क्या होगा? विनाश होगा। तो जनसंख्या के बढ़ने की वजह से, यानी बढ़ती जनसंख्या से क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है। इसको लेकर इन्होंने चिंता जताई। आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य क्यों है? वैश्विक राजनीति में पर्यावरण जैसे प्राकृतिक संसाधन जैसे मुद्दों को क्यों रखा गया? तो देखते हैं, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के जैसे मुद्दों को इसलिए रखा गया क्योंकि इसके कई कारण रहे। पहला कारण यह है कि पूरे विश्व में, विश्व भर में जो उपजाऊ भूमि है, अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसमें अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो विश्व भर में उपजाऊ भूमि थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये हम कह सकते हैं जो कृषि लायक भूमि थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही और उसकी उर्वरता शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही है और उसकी उर्वरता क्षमता भी कम हो रही है पूरे विश्व भर में। एक तो ये रीजन रहा। दूसरा, हम कह सकते हैं चारागाहों के चारे खत्म होते जा रहे हैं। पूरे विश्व भर की बात हो रही है, चारागाहों के चारे समाप्ति के कगार पर हैं। और क्या कारण हो सकता है? क्यों समाप्त हो रहा है चारागाह? वनों की कटाई, पूरे विश्व भर में वनों की कटाई तेज हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को भी इसमें रखा गया, वैश्विक राजनीति का एक मुद्दा बनाया गया, एक मसला बनाया गया। और भी कारण है, जैसे जल की उपलब्धता में कमी। पूरे विश्व भर में हम देखते हैं कि जल की कमी देखने को मिलती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम का जो एक रिपोर्ट कहती है, 2016 की रिपोर्ट क्या कहती है कि लगभग विकासशील देशों में लगभग 66 करोड़ लोग स्वच्छ पानी के लिए, स्वच्छ पानी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, साफ जल उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक कमी है, यानी जल की उपलब्धता
में कमी, इसको आपको डिफाइन करना है अच्छे से। तो जल की उपलब्धता में कमी है, पूरे विश्व भर में जल की उपलब्धता में कमी देखी जा सकती है। विकासशील देशों में लगभग 66 करोड़ जनसंख्या जो है वो को जल साफ जल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिसकी वजह से कई लाख बच्चे प्रतिवर्ष क्या होते हैं, मौत का शिकार होते हैं। तो एक बड़ी चिंता का विषय है। पर्यावरण को इसलिए बचाना जरूरी है। वनों की कटाई ये भी एक कारण रहा कि हमें वैश्विक राजनीति में पर्यावरण जैसे मुद्दों को रखना पड़ रहा है। ओजोन गैस की जो मात्रा है उसमें भी हमने देखा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से, जिसका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता। विश्व के सभी देशों को आपसी सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को सूझबूझ से यूज करें ताकि और उसकी सुरक्षा करें। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण को की चिंता अपरिहार्य इसीलिए है, इसीलिए वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को भी रखा गया है। आगे देखते हैं। चीन में निजीकरण से उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? देखिए, चीन ने निजीकरण कब किया, हम देखते हैं कि 49 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई। चीनी क्रांति के बाद चीन ने साम्यवादी मॉडल अपनाया। साम्यवादी मॉडल में हर एक खेती हो या फिर उसका उद्योग हो, वो सरकार के नियंत्रण में था, और सरकार के नियंत्रण में होते हुए उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से तो बढ़ रही थी लेकिन जनसंख्या भी बढ़ रही थी। तो उसने सोचा कि 72 के दशक में 1972 में जब उसने पहली बार अमेरिका से अपने रिलेशन संबंध बनाए, तो 80 के दशक के एंड आते आते 1982 में उन्होंने क्या किया, निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन चीन ने अपने खेतों का और अपने उद्योगों का जो निजीकरण किया वो एकाएक नहीं किया। पहले खेतों का निजीकरण, खेती का निजीकरण किया, फिर उद्योगों का। तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसने 1982 खेती का निजीकरण और 1998 उद्योगों के क्षेत्र में निजीकरण किए। अब उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो कुछ नकारात्मक पड़ा। कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक। तो सकारात्मक देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि उत्पाद बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ी, और साथ ही साथ उद्योगों की संख्या बढ़ गई कि जब कृषि क्षेत्र में इजाफा होगा, उत्पाद बढ़ेगा, तो एक तरह से मटेरियल मिल जाएगा उद्योगों को, तो उद्योगों की संख्या भी बढ़ गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, उद्योगों की संख्या बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ी, और खूब उत्पादन हुआ। अब इतना उत्पादन हुआ कि चीन ने अब अपना विदेशों से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो जब विदेशों से व्यापार करेगा तो उसके पास क्या आएगी, विदेशी मुद्रा, यानी उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से भर गया था, और उस विदेशी मुद्रा के दम पर वो क्या कर सकता था, विश्व भर में उस मुद्रा को निवेश करके विश्व भर में निवेश कर सकता था और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता था। तो एक स्टोरी की तरह हमने ये क्या जाना कि निजीकरण से उसकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था की कौन-कौन से क्षेत्रों पे अच्छा असर पड़ा? कृषि पे अच्छा असर पड़ा, उद्योगों पे भी अच्छा असर पड़ा। तो कृषि के उत्पाद में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन बढ़ा, उद्योगों की संख्या बढ़ी, और साथ ही साथ विदेशी व्यापार बढ़ा। विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार में भी उसके क्या आया, उसके विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से उसने विश्व भर में क्या शुरू कर दिया, विश्व भर में निवेश करना शुरू कर दिया। तो ये अच्छा प्रभाव रहा। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, तो नकारात्मक प्रभाव क्या रहे? जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, क्योंकि उद्योग धंधे लगे तो फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। महिलाओं की दशा जो थी वो थोड़ा खराब हो गई, महिलाओं की जो काम करने की दशा थी वो खराब हो गई। तो ये कुछ नकारात्मक। बेरोजगारी भी बढ़ी, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि चीन में बेरोजगारी भी बढ़ी। तो ये इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहे जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का क्या किया, निजीकरण किया। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की राह में कौन कौन सी मुख्य बाधाएं हैं? अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर सैन्य शक्ति जो है वो, या जो सैन्य शासन है वही उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है।
तो लोकतंत्र की राह में कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की राह में कई बाधाएं हैं। पहला, वहां का भूस्वामी, धर्मगुरु, भूस्वामी, धर्मगुरु और सेना का राजनीतिक और सामाजिक दबदबा। राजनीतिक व पाकिस्तान की राजनीति में और समाज में वहां के धर्मगुरु, भूस्वामी और सेना का क्या है, एक तरह से दबदबा है। इस वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। मुख्य बाधाएं हैं, इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि लोकतंत्र का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको भी उतना पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि लोकतंत्र की धमा चौपड़ी में जो पाकिस्तान की राजनीति है उसमें तो खोट है, क्योंकि सब लालच करेंगे और उससे पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। तो लोकतंत्र को उतना समर्थन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? लोकतांत्रिक व्यवस्था को उतना समर्थन नहीं मिला। लोकतंत्र से सुरक्षा को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, ऐसा भी माना जाता है कि ये भी विचार दिया गया। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी रहती है, इस वजह से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वहां पे सैन्य शासन ही रहे। तो मुख्य रूप से यही, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र वहां पर स्थापित हो, इसको लेकर क्या नहीं मिला, कुछ ज्यादा समर्थन नहीं मिला। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो पश्चिमी देश हैं वो भी नहीं चाहते कि वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो, क्योंकि कहीं उन कट्टरपंथी आतंकवादियों के हाथों में उनके परमाणु जखीरा लग गया तो उससे पूरे विश्व को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देश भी उन्हें क्या नहीं, उनका मानना है कि वहां पर सैन्य शासन ही बढ़िया है, बेहतर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं हैं। पाकिस्तान की राजनीति में, सामाजिक व्यवस्था में वहां के धर्मगुरु, भूस्वामी और सेना का क्या है, दबदबा है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की राह में क्या होगा, उसकी सुरक्षा को खतरा होगा, ऐसा भी माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उतना समर्थन नहीं मिला है। किसको नहीं मिला? पाकिस्तान को। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभावों को उदाहरण सहित बताइए। तो वैश्वीकरण के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव, हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इसका परिणाम हम क्या देख सकते हैं? वैश्वीकरण के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभावों को हम इस दृष्टि से देखें कि विश्व की एक देश की संस्कृति की पहुंच विश्व के बाकी देशों तक हो पा रही है। इसे हम क्या कहेंगे? ये हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव है, यानी भारतीय संस्कृति विश्व भर में फैल रही है और विश्व भर की संस्कृति भारत में। ये साथ ही साथ हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावे में भी हम क्या देख सकते हैं, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देख सकते हैं। तो कुछ इसके सांस्कृतिक प्रभाव अच्छे हैं किसी देश के लिए और कुछ बेकार हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों के लिए जो है वो सही नहीं है। विकासशील देशों की संस्कृति कहीं ना कहीं समाप्त होने की कगार पर पहुंच जा रही है या मिटती जा रही है, जबकि विकसित देशों की संस्कृति क्या हो रही है, विश्व के विभिन्न देशों में फैल रही है। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था, मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्डीकरण में क्या था कि अ, विश्व भर में अमेरिकी संस्कृति क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैश्विक संस्कृति के नाम पर विश्व में अमेरिका की संस्कृति बढ़ रही है। तो वैश्वीकरण के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव को उदाहरण सहित समझाएं। तो क्या उदाहरण हम दे सकते हैं? पहली चीज, एक देश की संस्कृति का विभिन्न देशों तक पहुंच। एक देश की संस्कृति की विभिन्न देशों तक पहुंच, ये इसका हो सकता है। और
सांस्कृतिक हमारे खान पान, रहन सहन, जीवन शैली को भी, जीवन शैली में भी हम वैश्विक संस्कृति का क्या देख सकते हैं, प्रभाव देख सकते हैं। इसने हमारे खान पान, रहन सहन को पूरी तरह से बदल दिया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो भारत की संस्कृति विश्व भर में फैल रही है और विश्व की संस्कृति भी भारत में आ रही है। तो क्या बदलाव आया हमारे खान पान, रहन सहन में? जैसे चपाती की जगह बर्गर, नूडल्स इन्होंने ले लिया। खान पान में ये बदलाव देख सकते हैं। हमारी विचारधारा, वैचारिक बदलाव भी हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? कौन से दो पक्षीय संबंध? तो देखिए, दो पक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? ये दो पक्षीय संबंध कहाँ की बात हो रही है? दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया के दो पक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? तो दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं। इन 7 देशों में जो दक्षिण एशिया के नहीं है, उनकी बात होगी। दक्षिण एशिया में कौन सा देश नहीं है? चीन नहीं है, अमेरिका नहीं है, यानी वो देश जो दक्षिण एशिया के बाहर से हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के तौर पर समझ लेते हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, इसलिए उसे विश्व के बाकी देशों के साथ संबंध बनाना ही पड़ता है। और कोई छोटा देश हो या बड़ा देश हो, अपने आप को अलग थलग रखने की कितनी भी कोशिश करे, चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसे बाहरी शक्तियों का उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कोई चाहे भी तो वो अलग थलग कितना भी रखने की कोशिश करे, बाहरी शक्तियों का प्रभाव उस पर पड़ ही जाता है। और यही बात लागू होती है दक्षिण एशिया के देशों पर। आसान शब्दों में ये कहूं तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इनके आपसी संबंधों को बाहरी शक्तियां प्रभावित करती ही हैं। अब कौन प्रभावित करता है? एक चीन प्रभावित करता है और एक अमेरिका। दक्षिण एशिया में चीन एक अहम भूमिका निभाता है दक्षिण एशिया की राजनीति में, और अमेरिका भी एक अहम भूमिका निभाता है दक्षिण एशिया की राजनीति में। तो कैसे? तो चीन की राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। यानी चीन की एक राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है, जिसकी वजह से भारत और चीन के संबंधों में कठिनाई आती है। हालांकि फिर भी वैश्वीकरण, जब हमने अपनाया, एलपीजी अपनाई 1991, तो वैश्वीकरण अपनाने के बाद विकास की जरूरत की वजह से हम दोनों देश आज भी आर्थिक क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। या वैश्वीकरण के बाद या विकास की जरूरत की वजह से दोनों देशों में अभी भी सहयोग चलता रहा है। तो क्या चीजें हैं यहाँ पर? चीन की राजनीतिक साझेदारी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, जो भारत और चीन के संबंधों में बहुत बड़ी कठिनाई की वजह बनती है। फिर भी विकास की जरूरत की वजह से दोनों देश एक दूसरे के काफी नजदीक आए हैं। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका की क्या भागीदारी है। अमेरिका का दक्षिण एशिया में प्रभाव, तो पहला प्रभाव किसका हमने पढ़ा? चीन का। क्या प्रभाव है? चीन की राजनीतिक साझेदारी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। दूसरा प्रभाव अमेरिका का, दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज हुआ है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने दक्षिण एशिया के, भारत हो, पाकिस्तान हो, इनके साथ अपने संबंधों को जो है बढ़ाया है या मजबूत किया है। और भारत पाकिस्तान के विवादों में कई बार ये मध्यस्थता की भूमिका भी निभाता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में अमेरिका का जो प्रभाव है वो भी काफी प्रभावकारी है। और दूसरी बात, दक्षिण एशिया में अमेरिका क्यों दिलचस्पी दिखाता है? क्योंकि दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अमेरिका में अच्छी खासी है। तो दक्षिण एशिया से उसका हित जुड़ा हुआ है, उसका राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है। किसका राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है? अमेरिका का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता रहा है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रीय हित दक्षिण एशिया से जुड़ा है। दक्षिण एशिया मूल लोगों की संख्या अमेरिका में अच्छी खासी है।
और दूसरी चीज, अमेरिका जो है, अमेरिका के लिए दक्षिण एशिया एक बहुत बड़ा बाजार भी है, जहां पर वो क्या करता है, अपने वस्तुओं का क्या करेगा, निर्यात करता है, अपनी वस्तुओं को बेचता है। तो एक उपभोक्ता बाजार भी है। यहाँ की समृद्धि, यहाँ की शांति उसके राष्ट्रीय हित से जुड़ी है, इसलिए वो चाहेगा कि वो दक्षिण एशिया में क्या रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे और युद्ध ना हो। क्लियर है? तो दक्षिण एशिया की राजनीति में अमेरिका और चीन जैसी बाहरी शक्तियां क्या करती हैं, एक अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे हमारे आपसी संबंधों में क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना क्वेश्चन, कि दक्षिण एशिया के आपसी संबंधों को बाहरी शक्तियां भी प्रभावित करती हैं, वो चाहे दक्षिण एशिया की बात हो या दुनिया के किसी भी क्षेत्र की बात हो, बाहरी शक्तियां प्रभावित करती ही हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन ने कब कृषि और उद्योग के क्षेत्र में निजीकरण किया, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1982 में उन्होंने खेती का निजीकरण किया और 1998 में इसका किया, उद्योगों का निजीकरण किया, और 2001 में वो WTO का सदस्य बन गया। 1998 में उद्योगों का क्या किया, निजीकरण किया। 1982 में किसका निजीकरण किया, खेती का निजीकरण किया। आगे बढ़ते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच सहमति और असहमति के दो मुद्दे। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में हम देखते हैं सहमति का कौन सा क्षेत्र है, फरक्का जल समझौता, फरक्का जल बंटवारा या जल समझौता, जल बंटवारा समझौता, ये 1996 में हुआ। ये सहमति का हो गया मुद्दा। दूसरा, आतंकवाद विरोधी गतिविधियां, तो दो सहमति के मुद्दे हम कौन से कह सकते हैं, कि एक फरक्का जल बंटवारा समझौता जिस पे भारत और पाकिस्तान सहमत है, दूसरा है आतंकवाद की गतिविधियां जब भी होती हैं तो भारत क्या करता है, बांग्लादेश भारत को सपोर्ट करता है, यानी आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही करने में बांग्लादेश हमेशा भारत को सपोर्ट करता रहा है। अभी का थोड़ा हम देखते हैं कि हमारे संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, आपसी संबंध उनके कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो संबंध है वो भूटान से ही सबसे ठीक ठाक है। बाकी नेपाल से भी, नेपाल के संबंधों में भी उतार चढ़ाव आता रहा है, बांग्लादेश में भी आता रहा है, और मालदीव जैसे देशों और श्रीलंका जैसे देशों में, जितने भी देश हैं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जब भी संबंधों की बात आए, संबंध एक आ सकता है पेपर में, तो जब भी संबंध की बात आए तो हमें चार पांच चीजों को याद रखना है। यानी राजनीतिक संबंध एक देश का दूसरे देश के साथ किसके साथ कैसा है, आर्थिक संबंध, कूटनीतिक संबंध, ये संबंध किस तरह से हैं। आगे देखते हैं। असहमति के मुद्दे, कौन से मुद्दे, असहमति के, जिस पर सहमति नहीं है। एक है जो प्रवासी हैं, बांग्लादेश से प्रवासियों का आना जाना है, इस मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच में असहमति है, या ये असहमति के मुद्दे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। कट्टरपंथी गतिविधियां, बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी गतिविधियां होती हैं जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ होती हैं, तो कट्टरपंथी गतिविधियां, भारत विरोधी गतिविधियां भी कई बार बांग्लादेश करता है। तो ये असहमति के मुद्दे हैं। आगे, युद्ध की स्थिति में किसी राष्ट्र या सरकार के सामने कौन सी तीन विकल्प होते हैं। देखिए, जब भी किसी देश का युद्ध होता है तो सरकारों के पास अमूमन तीन विकल्प होते हैं। आत्मसमर्पण कर देना, पहला विकल्प, क्या करना, आत्मसमर्पण करना। दूसरा विकल्प है दूसरे पक्ष की बात बिना शर्त के मान लेना, जो दूसरा पक्ष है उसकी बात को बिना शर्त के। तीसरा विकल्प है युद्ध को इस स्तर पर ले जाना कि सामने वाला शत्रु सहम जाए या युद्ध टल जाए या उसको हानि पहुंचा दिया जाए। युद्ध करना, पूरी जोर के साथ युद्ध करना, युद्ध पूरी ताकत से
करना। तो युद्ध की स्थिति में किसी भी सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं। युद्ध में पूरी ताकत के साथ पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, या युद्ध दूसरे पक्ष की बात को बिना किसी शर्त मान लेना और आत्मसमर्पण कर देना। ये 3 विकल्प होते हैं। अगला है, सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सुरक्षा का पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा या पारंपरिक दृष्टिकोण में माना जाता है कि जो खतरे हैं वो किसी देश की क्या है, जो खतरे चले आ रहे हैं किसी देश के ऊपर मंडरा रहे खतरे से है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में क्या है, किसी देश पर मंडरा रहे खतरे। ये खतरे क्यों हैं? क्योंकि पूरे विश्व में कोई एक ऐसा देश नहीं है जो किसी देश के व्यवहार पर, बर्ताव पे क्या रख सके, अंकुश रख सके। तो इसको हम लोग थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं कि सुरक्षा की पारंपरिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण के तहत ये माना जाता है कि किसी देश को जो खतरा है, वो खतरा कहाँ से है? किसी दूसरे देश से है, जिसका एकमात्र कारण यह है कि इस खुले विश्व में कोई एक ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो किसी दूसरे देश के बर्ताव पर, व्यवहार पे क्या रख सके, अंकुश रख सके। इसी को क्या कहा गया? सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक धारणा में हम वो अलग सी चीजें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ की क्या चीजें उसे शक्तिशाली बनाती हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ की क्या चीजें उसे शक्तिशाली संगठन बनाती हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, अमेरिकी वर्चस्व पर जिन देशों ने लगाम लगाई वो सत्ता के नए केंद्र कहलाए। उनमें चाहे कोई संगठन हो या कोई देश हो, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, ये संगठन ने अमेरिकी वर्चस्व पर या अमेरिकी निर्भरता को कम किया। किसने कम किया? यूरोपीय संघ ने कम किया, आसियान ने कम किया। आज के समय में वर्तमान में कई ऐसे देश हैं, इजराइल है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, रूस है, जापान है, ये सब क्या है? सत्ता के नए केंद्र हैं, क्योंकि इन्होंने अमेरिकी निर्भरता को कम किया, उस पर जो डिपेंडेंसी थी उसको कम किया। तो अब क्वेश्चन यही है कि यूरोपीय संघ को क्या चीज उसे शक्तिशाली बनाती हैं? यूरोपीय संघ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उसे एक प्रभावशाली संगठन बनाते हैं। वो चाहे हम उसकी आर्थिक शक्ति देखें, यानी उसका आर्थिक प्रभाव प्रभाव, या उसका सैन्य प्रभाव, या उसका कूटनीतिक प्रभाव, या राजनीतिक प्रभाव, तकनीकी प्रभाव। तो यूरोपीय संघ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उसे सत्ता का नया केंद्र बनाते हैं, या कई ऐसी चीजें हैं जो उसे सत्ता का नया केंद्र बनाते हैं या एक शक्तिशाली संगठन बनाती हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका से 3 गुना व्यापार दुनिया में वो करता है। अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर, और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो उसकी मुद्रा के लिए क्या बन गया था? खतरा बन गया था। तो ये इसका आर्थिक प्रभाव दिखाता है। यहाँ तक कि विश्व भर में जो वो व्यापार करता है, उसकी वजह से एशिया हो, अफ्रीका हो, या फिर अमेरिका जैसे देशों के साथ, अमेरिका जैसे देशों की नीतियों को भी प्रभावित करता है। यानी यूरोपीय संघ का ये आर्थिक प्रभाव है, इसकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव है कि अफ्रीका जैसे, एशिया और अमेरिका जैसे देशों की नीतियों को भी ये प्रभावित करता है। सैन्य प्रभाव की बात करें तो यूरोपीय संघ की जो सेना है वो भी काफी प्रभावशाली सेना है। फ्रांस इसका जो सदस्य है वो परमाणु संपन्न देश है। ब्रिटेन जो कि अलग हो गया जनमत संग्रह से, तो वो भी एक शक्तिशाली देश रहा। और तो सैन्य दृष्टि से भी देखा जाए तो यूरोपीय संघ एक ताकतवर संगठन है। कूटनीति की बात करें, कूटनीति से ये साफ झलकती है कि ये
एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों की नीतियों को अगर प्रभावित कर रहा है तो ये इसकी कूटनीतिक कूटनीतिक प्रभाव है। आगे राजनीतिक राजनीतिक प्रभाव भी है इसका। और तकनीकी तकनीकी दृष्टि से भी यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम बातें उसे क्या बनाती हैं, एक शक्तिशाली संगठन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया की द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। ये तो क्लियर हो गया, बस ये चार पांच बातों को हमें क्या करना है, डिफाइन कर देना है। यही चीजें उसे शक्ति का नया या शक्तिशाली संगठन बनाती हैं, सत्ता का नया केंद्र बनाती हैं। दक्षिण एशिया की द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। दक्षिण एशिया के दो पक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां प्रभावित करती हैं, क्योंकि कोई भी देश जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। दुनिया में कोई भी देश, उसे कुछ चीजें आयात और कुछ चीजें निर्यात करनी होती है। दक्षिण एशिया में किसकी भूमिका है, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन की है और अमेरिका भी है। कैसे है वो हम पढ़ चुके हैं। आगे वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तकनीकी ने किस तरह वैश्वीकरण को बढ़ाने में योगदान दिया है। एक अच्छा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह, जिसमें पूंजी का, वस्तुओं का, विचारों का और बेहतर आजीविका के लिए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। या हम ये वन वर्ड में कहें तो वैश्विक जुड़ाव, विश्व भर के देशों का आपस में जुड़ाव। तो वैश्वीकरण को ये बढ़ाने में, यानी पूंजी, वस्तु, विचारों और बेहतर आजीविका के लिए लोगों की ये जो आवाजाही है, इसको आसान इन सबको किसने बना दिया, तकनीक ने बना दिया। अगर तकनीक क्षेत्र में विकास नहीं होता तो वैश्वीकरण का जो पांव है इतना दूर तक नहीं फैल पाता, अर्थात विश्व के हर देश में एलपीजी हम नहीं देख सकते थे। तो वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में या सरल बनाने में किसने अहम भूमिका निभाई, तकनीक ने निभाई। अब इसको हम देखते हैं। तो माइक्रोचिप, टेलीग्राम, टेलीफोन जैसे आविष्कारों ने क्या किया, पूंजी, वस्तु और विचारों की आवाजाही को आसान बना दिया। साथ ही साथ राज्यों के पास ऐसी अब क्षमता आ गई जिससे कि वो लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई नीतियां बना सकें। तो ये तकनीक का ही कमाल है कि तकनीक के आने से वैश्वीकरण का क्या हुआ, वैश्वीकरण तेजी से बढ़ा। इसके आने से, तकनीक के आने से। और तकनीक ने किस तरह से वस्तुओं वस्तुओं के संदर्भ में भी क्या किया, जो वस्तुएं हैं, एक विश्व के एक देश की वस्तुएं विश्व के विभिन्न देशों में पहुंच पा रही हैं। ये क्यों संभव हो पाया, तकनीक की वजह से। तो तकनीक ने वैश्वीकरण को सरल भी बना दिया और आसान भी बना दिया। वैश्वीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा कीजिए, अगला क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। अब वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक, यानी तीन अवतार थे इसके। और इसमें हमें दो को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, जब दो देशों के बीच में आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाए तो उसे हम आर्थिक वैश्वीकरण कहते हैं। इसका प्रभाव कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक है। सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। सकारात्मक ये है कि विश्व भर में अब क्या होने लगा, व्यापार बढ़ गया। व्यापार जो है वो बढ़ गया। व्यापार क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो आयात होने वाली वस्तुएं थी उस पर प्रतिबंध नहीं लग रहे हैं। पहले प्रतिबंध लगते थे कि एक देश से कोई देश जब कोई चीज निर्यात करता था तो उस पर सरकारें अलाउ नहीं करती थी, प्रतिबंध लगा हुआ था। तो सकारात्मक चीजें क्या दिखी हमें, आर्थिक दृष्टि से देखें तो व्यापार में बढ़ोतरी। किस चीज के व्यापार, वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ, वस्तुओं के व्यापार में इजाफा। और प्रतिबंध कम हुए, प्रतिबंध कम हुए। ये हेडिंग है, आप इसको डिफाइन करना है आपको। ये एक तरह से सिंपल से क्वेश्चंस को सिंपली तरीके से डिफाइन कर किया जा रहा है। तो प्रतिबंध क्या हो गए, कम हो गए, वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ। और क्या चीजें हुई, धनी देश क्या कर सकते हैं, अपना धन
अन्य देशों में निवेश करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जो धनी देश हैं वो अपना धन किसी दूसरे देश में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी एक फायदा हुआ। तो ये तो हो गई इसके फायदे की बात कि कोई भी धनी देश निवेश करके दूसरी जगह। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी रहे, जैसे लघु उद्योगों को नुकसान पहुंचा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, जो मजदूरों की दशा थी वो खराब होती गई। यानी उद्योग में जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनको अधिक से अधिक घंटे काम करना पड़ा, उनकी दशा, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम कराया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, सांस्कृतिक प्रभाव। इसका सांस्कृतिक प्रभाव हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से विश्व भर की जो संस्कृति है उस पर विकसित देशों की संस्कृति जो है वो फल फूल रही है, और विकासशील देशों की संस्कृति को इससे क्या पहुंचा है, नुकसान हुआ है। और एक देश की संस्कृति का विश्व के बाकी देशों में पहुंच पा रही है, ये इसकी सकारात्मक चीजें हो गई। लेकिन हमारे खान पान, रहन सहन, इन सब पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। ये हमने पढ़ लिया है, सांस्कृतिक प्रभाव। आगे देखते हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के किन किन ढांचों में सुधार की आवश्यकता थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इस शीत युद्ध के बाद हमने देखा कौन कौन से ढांचे में सुधार की जरूरत रही। इसमें सुधार की बात हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार होना चाहिए, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ दूसरे देशों को भी नुमाइंदगी करने का मौका मिले, ये भी हमने जाना। जो इसके एजेंसियां हैं, WHO हो, ILO हो, इनको निष्पक्ष काम करना चाहिए, पारदर्शिता हो इनके काम में। विकासशील देशों से भी राय लेनी चाहिए अगर विश्व में कोई फैसला हो, यानी वैश्विक मुद्दों पर विकासशील देशों से भी क्या लेना चाहिए, राय, या उनकी राय भी लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें हुई, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ताकि इसे और भी ज्यादा सशक्त और सक्षम, शक्तिशाली संगठन बनाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को समझाइए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये चार्टर है, 111 इसके अनुच्छेद हैं, और इनमें से धारा 1 में इसके उद्देश्य का वर्णन किया गया है, धारा 2 में सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके सिद्धांत क्या हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में धारा 1 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें उद्देश्य में क्या कहा गया है, विश्व भर में शांति स्थापित करना, सुरक्षा स्थापित करना उद्देश्य है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच में आपसी मित्रता की भावना बढ़े, मित्रता को बढ़ावा देना। वैश्विक स्तर पर जो भी चीजें हैं, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, मानवीय समस्याएं हैं, उनको ये सुलझाए। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच में अगर कोई समस्या है तो उसको कौन सुलझाएगा, कौन सुलझाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ विश्व भर के देश क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। विश्व भर अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही में एक देश दूसरे देश को क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, वो हमें पढ़ना है। सिद्धांत को पढ़ना है। सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया है, धारा 2 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर नंबर 2 में इसका वर्णन किया गया, धारा 2 में इसका वर्णन किया गया है, ताकि उद्देश्यों को पूरा किया जाए। अब ये सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत में वो बातें लिखी हैं जो इसको मानना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को मानना पड़ेगा। तो क्या सिद्धांत है कि इसके सभी सदस्य समान संप्रभुता पर आधारित होगी, सभी सदस्यों की जो सदस्यता होगी वो समान संप्रभुता पर आधारित होगी, अर्थात हर सदस्य इक्वल है ऐसा माना जाएगा। कोई भी देश एक दूसरे पर क्या नहीं करेगा, बल प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी देश एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। ये इसका सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। एक देश दूसरे देश के अंदरूनी मामले में, घरेलू मामले में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, समान संप्रभुता पर ये आधारित रहेगा। तो ये सब इसके सिद्धांत एक बार आप लोग पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना या नोट्स से। आगे देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को टिप्पणी करें, या शीत युद्ध नहीं, यहाँ पर होगा शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा, परिणाम ये रहा कि विश्व क्या हो गया,
शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति, पहला परिणाम तो यही रहा। जो दो महाशक्तियों के बीच में ये तनातनी चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था, वो खत्म हुआ। दूसरी बात क्या रही? शीत युद्ध खत्म हुआ तो हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई, हथियारों की होड़ भी खत्म। अब हथियारों की होड़ खत्म हुई, और हथियारों की होड़ खत्म होने के साथ साथ क्या हो जाता है? विश्व एक ध्रुवीय बन जाता है। सारी शक्ति किसके पास चली गई? अमेरिका। विश्व एक ध्रुवीय बन गया। अब जो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ में, वो 15 गणराज्य जो थे, वो 15 गणराज्यों का क्या हुआ? नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। जो 15 गणराज्य थे वो स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर इनका उभार हुआ। तो ये कुछ इसके परिणाम रहे। और क्या परिणाम हो सकते हैं? और हमने क्या देखा कि शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, हथियारों की होड़, विश्व एक ध्रुवीय बन जाता है। विचारधारा, विचारधाराओं पे भी प्रभाव पड़ा, विचारधाराओं पर भी प्रभाव। अब विचारधाराओं पे क्या प्रभाव पड़ा कि जो साम्यवादी व्यवस्था विचारधारा थी वो सिमट कर रह गई और पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार होता रहा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम रहे। किसके परिणाम? सोवियत संघ के विघटन के। अब हम बात करें शीत युद्ध की 4 विशेषता। तो शीत युद्ध, टोक थेरेपी की 4 विशेषता, कोई भी 4 बातें बता सकते हैं आप। सामूहिक फार्म निजी फार्म में बदल गए, राज्य की संपदा जो थी अब निजी संपदा में बदल गई, जो राज्य जो लोक कल्याणकारी व्यवस्था चला रहा था वो निजी हाथों में चली गई। तो ये सब क्या है? सामूहिक फार्म निजी फार्म में बदलने लगे। तो ये क्या रहा? शॉक थेरेपी की विशेषता है, तो आप कर सकते हैं। अगला देखिए, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा किस तरह अलग है? सुरक्षा की दृष्टि से खतरे के नए स्रोत, तो हम ये करते हैं पहले। सुरक्षा की दृष्टि से खतरे के नए स्रोत, कौन से ऐसे खतरे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से नए हैं, या जो नए खतरे हैं उनको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर 2 बातें हमें याद रखनी है कि खतरे के नए स्रोत में एक आता है मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा, एक आता है विश्व सुरक्षा। यानी वो खतरे जो नए हैं। मानवता की सुरक्षा, मानव पर मंडरा रहे खतरों को क्या माना गया? सुरक्षा के लिहाज से नए खतरे। विश्व सुरक्षा, विश्व पर मंडरा रहे खतरों को क्या माना गया? वैश्विक खतरा माना गया और उसे विश्व सुरक्षा में रखा गया। तो मानवता की सुरक्षा में हम देखते हैं कि अगर मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो ये क्या है? मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो मानव अधिकार का हनन या उल्लंघन, ये खतरे का नया स्रोत है। अब इसमें 3 कोटियां बनाई गई हैं, पहली कोटि, दूसरी कोटि और तीसरी कोटि। अभी हम सबको डिफाइन नहीं कर सकते, बट थोड़ा थोड़ा इसको हम समझ सकते हैं कि पहली कोटि में कहा गया मानव अधिकार का उल्लंघन ये है कि अगर कोई व्यक्ति सभा कर रहा है तो सभा करने की उसको स्वतंत्रता है, तो ये पहली कोटि। अगर इसका हनन हो रहा है तो ये मानव अधिकार का हनन है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अगर वो काम करना चाहे, अगर नहीं हो पा रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से, उसे सामाजिक आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही, तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में दखल अंदाजी, ये भी मानव अधिकार का क्या है? हनन है। और अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो ये भी मानव अधिकार का हनन है। तो मानव अधिकार का हनन या मानव अधिकार का उल्लंघन मानवता की सुरक्षा, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये मानवता की सुरक्षा की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये खतरे के नए स्रोत हैं। तो मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, 2 बातें हमें याद रखनी है। और खतरे के नए स्रोत क्या हैं? खतरे के नए स्रोत हैं HIV, एड्स जैसी महामारी, वैश्विक निर्धनता, ये सब क्या है? खतरे के नए स्रोत हैं। जो वैश्विक निर्धनता है वो भी खतरे का नया स्रोत है। कुछ महामारियां हैं वो भी खतरे के
नए स्रोत हैं, बर्ड फ्लू ये भी खतरे के नए स्रोत हैं। और हमने देखा कि जो वैश्विक ताप वृद्धि है वो भी खतरे का नया स्रोत है, तो वो वैश्विक में आएगा विश्व सुरक्षा के लिहाज से। यानी दो कैटेगरी बना दी गई है, एक मानवता की सुरक्षा और एक विश्व सुरक्षा। तो विश्व पर मंडरा रहे खतरे वो विश्व सुरक्षा की कैटेगरी में आएगा, और जो मानवता पे मंडरा रहा खतरा है वो मानव सुरक्षा की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है बात? आगे देखते हैं, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा से आप क्या समझते हैं, या सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से किस तरह अलग है? तो सुरक्षा की जो अपरंपरागत धारणा है उसमें खतरों का दायरा व्यापक है, जबकि पारंपरिक धारणा में खतरों का दायरा सीमित है। पारंपरिक धारणा में खतरे किससे हैं ये पता होता है, खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो उस पर हमला करके उसके केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। अपारंपरिक धारणा में ऐसा नहीं है, अपारंपरिक धारणा में खतरे व्यापक हैं, यानी कई खतरे हैं, सिर्फ सिर्फ किसी देश पर नहीं मंडरा रहे खतरे हैं, मानवता पर जो खतरे खतरे मंडरा रहे हैं वो भी रखा गया है, जो किसी व्यक्ति पर मंडरा रहे हैं वो भी खतरा रखा गया है। तो अपरंपरागत धारणा जो है, जो सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा है, धारणा का मतलब क्या होता है, विचार या सोच या कॉन्सेप्ट। जो सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा है उसमें खतरों का दायरा व्यापक है, उसमें मानवता पर मंडरा रहे खतरे को भी और व्यक्ति पर मंडरा रहे खतरे को भी क्या रखा गया है, सुरक्षा की दृष्टि से खतरा माना गया है और उसको उसमें रखा गया है। जबकि परंपरागत में सिर्फ क्या बताया गया कि परंपरागत खतरे, परंपरागत सुरक्षा में क्या रखा गया, परंपरागत धारणा में कि खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो उस पर हमला करके उसके केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरे देश में कौन होता है, किसी देश की सेना होती है, तो वहां पे सेना माने जाती है खतरा, जबकि यहाँ पे सेना नहीं, यहाँ पर दूसरी चीज भी खतरा माने जाते हैं। अपारंपरिक धारणा में अंदरूनी खतरे को भी भांपा जाता है कि अंदरूनी खतरे भी किसी देश की सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक होते हैं, और इस संबंध में भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब तक अंदरूनी खतरों को काबू नहीं किया गया तब तक बाहरी खतरों का कोई औचित्य नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको नोट्स से देख लीजिएगा, ये जितना हो सका मैंने डिफाइन किया, थोड़ा आसान भाषा में जितना हो सका। बाकी प्रॉपर इसको नोट्स से आपको पढ़ने हैं सारे क्वेश्चंस जो भी हैं। ये एक तरह से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये फर्स्ट बुक के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप ध्यान देना। अगले बुक के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको भी हम देखेंगे, उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके बाद हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके भी कुछ 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। तो बस तब तक के लिए हम चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अगली बुक के साथ। थैंक यू सो मच।